हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में आज हमको जानना यहाँ पे है। और ये चैप्टर एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे है। इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है फॉरेस्ट क्या होते हैं, जंगल में जो जानवर होते हैं उनका पहले शिकार किया गया, जंगल के पेड़ को काटा गया यहाँ पे, और तब नीड आई हमको कंजर्वेशन की यानी उस चीज को बचाने की। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है यहाँ पे कि बिना फॉरेस्ट के और बिना वाइल्ड लाइफ के इंसानी जीवन कभी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। क्योंकि हमको जो भी आपको सांस मिलती है, सांस लेते हैं, या फिर जो भी हमको रिसोर्सेस मिलती है, हमको फूड मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने नेचर के ऊपर ही आपको डिपेंड यहाँ पे हैं। और ये चैप्टर हमको वही बात में सिखाने वाला है कि कैसे अपने नेचर को बचाना है, अपने प्रकृति को सेव करना यहाँ पे है। अगर हम उनको सेव नहीं करेंगे तो प्रकृति हमको भी नहीं छोड़ेगा। प्रकृति अपना रिवेंज लेता है और ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता यहाँ पे हूँ। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी चीज का हम अगर ओवर यूज करते हैं तो उसका नुकसान हमको झेलना पड़ता है यहाँ पे, इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक की बात इसमें नहीं यहाँ पे है। और वैसे भी नेचर ने जो हमको दिया है वो दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उसके बदले नेचर ने हमसे कभी आपको पैसा नहीं मांगा। ऐसा तो नहीं है कि हम सांस लेते हैं तो उसके लिए हमको आपको रिचार्ज करना होता है, नहीं करना होता है ना। वैसे ही जो चीज मिलती है फ्री में, ह्यूमन का नेचर है, ह्यूमन उसका वैल्यू नहीं करता है बिल्कुल। एक बात दिमाग में अपना रखना यहाँ पे है, बट जब हम अपना लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो हमको नुकसान देता है। कोई भी चीज जब एक लिमिट क्रॉस करती है हमको नुकसान दे के जाती है। चाहे वो खाना हो, भूख इतना है, खा इतना लेंगे, पेट गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। चाहे वो पढ़ाई हो, अगर पढ़ना है, अगर डेली हमारा कैपेसिटी है पढ़ने का 4 घंटा, हम पढ़े अगर 10 घंटे पढ़े यहाँ पे तो दिमाग को ओवरलोड होगा और दिमाग हमारा फंक्शन करना बंद कर देगा यहाँ पे। चाहे वो माँ का प्यार हो, अगर माँ का प्यार किसी बच्चे को ज्यादा मिलता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं यहाँ पे। इसलिए कोई भी चीज अगर लिमिट में हो तो हमारे लिए फायदेमंद है, और कोई भी चीज जब लिमिट से ज्यादा होती है तो नुकसान दे के जाती है। खैर, आते हैं टॉपिक पे यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पास में एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ताकि जो मैं टॉपिक यहाँ पे बताऊं इसमें उसको थोड़ा बहुत आप लोग अपने खुद से उसका नोट्स भी आप लोग बनाते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में। चैप्टर 2 हमारा है आपको ज्योग्राफी का यहाँ पे। इसमें पहले हम जानेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है यहाँ पे है, इट मींस द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ रीजन। यानी किसी एरिया में अगर प्लांट्स भी अगर हो, एनिमल्स मिलते हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिलते ही है ना, अगर मिलता है तो हमारा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है। हमारे इस मदर अर्थ पे जब आपको स्टार्टिंग का जब आपको फेज था यहाँ पे, तो सबसे पहले आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, फिर उसके बाद आपको एनिमल्स आए, फिर आपको प्लांट्स भी आए, और तब जाकर हमारा ह्यूमन बीइंग यहाँ पे आया, यानी आपको इंसान यहाँ पे आया हुआ है। इसमें हमको वही बता रहा है यहाँ पे कि जहाँ पे आपको प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, किसी पार्टिकुलर आपको रीजन में यहाँ पे, है ना। इसमें इसका इंपॉर्टेंस भी हमको जानना है यहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी का हमारा इंपॉर्टेंस क्या होता है यहाँ पे है। तो बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो इकोलॉजी होती है, जो हमारा नेचर होता है, उसको बैलेंस करने में ये इकोलॉजी अपना इंपॉर्टेंट रोल हमारा आपको प्ले करता है यहाँ पे, है ना। प्रोवाइड्स फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल, ये वही फॉरेस्ट है जहाँ से हमको खाना मिलता है, हमको यहाँ से फूड मिलता है, और जो भी रॉ मटेरियल होते हैं हमारे, जैसे कि अगर कोई भी अगर इंडस्ट्री अगर आपको रन करनी होती है, कोई फैक्ट्री अगर हमको अपना रन करना यहाँ पे है, तो फैक्ट्री के लिए जो भी आपको आता है रॉ मटेरियल, उन सबका सोर्स होता है हमारा जंगल, हमारा आपको पेड़ पौधे, हमारा आपको जो भी आपको एग्रीकल्चर है, वो सब आपको रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे है। हेल्प इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मिट्टी को बचाने में और वाटर को सेव करने में, पानी को आपको बचाने में आपको हमारा नेचर हमारा बहुत हेल्प करता है। जैसे
किसी पार्टिकुलर एरिया में अगर बहुत ज्यादा अगर जंगल को काट दिया जाए, पेड़ को अगर काट दिया जाए, तो उस एरिया में आपको जल्दी बारिश देखने को नहीं मिलती है, बारिश का बहुत आपको कम हो जाती है यहाँ पे है। जैसे इंडिया का आपको एक जगह है आपको राजस्थान में पेड़ पौधे नहीं है, तो वहां पे आपको बारिश आपको देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे, है ना। सपोर्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो इंसानी जीवन को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमारा सपोर्ट करता है यहाँ पे है, क्योंकि बिना पेड़ पौधों का हमारा भी लाइफ पॉसिबल नहीं यहाँ पे है। और किसी भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए हमको अपने नेचर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको डिपेंड रहना पड़ता है, इसीलिए हमको इसको बचाने की आपको नीड यहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लोरा मतलब होता है प्लांट। क्या होता है? प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन, किसी एरिया में अगर प्लांट्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। एग्जांपल के लिए टीक एक आपको ये नाम है, प्लांट का नाम है, साल हो गया, पाइन हो गया और नीम हो गया, ये इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपको फ्लोरा का। वैसे ही फौना में क्या हो जाएगा? तो एनिमल स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन, यानी किसी एरिया में अगर एनिमल्स मिलते हैं, अगर जानवर अगर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फौना बोलते हैं, लाइक टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस एक्सेट्रा, बहुत सारे जानवर आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। ये सभी एग्जांपल होते हैं फौना के, और जो भी होते हैं प्लांट, जो भी होते हैं ट्री, वो एग्जांपल होते हैं हमारे फ्लोरा के एग्जांपल होते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे हमारा, जो टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल को कैसे बचाना है, और कैसे अपने वाइल्ड लाइफ को यानी जो एनिमल्स हैं, जो हमारे जंगल है, कैसे उनको हम लोग सेव करते हैं यहाँ पे, और क्यों जरूरी है सेव करना यहाँ पे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए बस इतना ही है कि ये हमारे लिए कंजर्वेशन हमारे लिए क्यों जरूरी यहाँ पे है। क्या बिना कंजर्वेशन के काम आपको नहीं चल सकता है? तो ये बात आपको ही पता है यहाँ पे, बिना कंजर्वेशन के आपको बिना किसी चीज को बचाए चीज बचता नहीं यहाँ पे है। इंसान अपने लालच के लिए चीजों का ओवर यूज करता है यहाँ पे, है ना, किसी का फायदा उठा के अपना काम निकाल लेना, ये सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे है आपको। यहाँ पे कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी जो कंजर्वेशन है ये हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को सेव करता है। जैसे वाटर को बचाने का काम, एयर को और सॉइल को, ये आपको हमारे इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाटर, एयर और सॉइल। बिना वाटर के हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है, ना हमारा पॉसिबल है, ना ही आपको प्लांट का पॉसिबल है, ना ही एनिमल का पॉसिबल है। बिना एयर के भी पॉसिबल नहीं है, और बिना सॉइल के तो किसी चीज की कल्पना भी किया नहीं जा सकता। यहाँ पे कोई फसल होगी नहीं यहाँ पे। द इंडियन, अब इसी कंजर्वेशन को देखकर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया गया, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में 1972। सबसे पहले आप समझ जाइए, इंडिया में पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लेके आया गया। पहला एक्ट कब लेके आया गया? 1972 में। किसके लिए? तो जो भी आपको एनिमल्स है उनके हैबिटेट को सेव करने के लिए, जहां पर जानवर रहते हैं उस जगह को बचाने के लिए, यानी फॉरेस्ट को बचाने के लिए पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया। फिर उसके बाद दो टाइम 1980 और 1986 में दो बार लेके आया गया। किसके लिए? तो वो लेके आया गया आपको बटरफ्लाई हो गया, जो भी आपको इंसेक्ट्स होते हैं, मॉथ होते हैं, उनके लिए लेके आया गया यहाँ पे। और थर्ड टाइम 1991 में जो आपको प्लांट्स के लिए लेके आया गया। तीन आपको ईयर याद रखने, इंपॉर्टेंट ईयर आपको। सबसे पहले 1972 में आपको जो हमारा हैबिटेट है जानवरों का, यानी फॉरेस्ट को बचाने के लिए पहला 1972 में, दूसरा जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए 1980 एंड 86 में, और तीसरा 1991 में। ये तीन बार एक्ट लेके आए गए हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। इन 1972 विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, यानी जो भी आपको जहाँ पर जानवर रहते हैं उनके जगह को बचाने के लिए पहली बार एक्ट लेके आया गया 1972 में। द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस थ्रेटेंड इंक्लूडिंग टाइगर, वन हॉर्न राइनोसेरस, कश्मीरी स्टैग, 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल, एशियाटिक लायन एंड अदर्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे आपको जानवरों का लिस्ट आपको जारी किया, कुछ ऐसे एनिमल्स का लिस्ट आपको जारी किया जो आपको एनिमल आते हैं आपको है थ्रेटेंड लिस्ट में,
यानी जिनका नंबर पहले बहुत ज्यादा था लेकिन किसी रीजन वश उनका नंबर कम हुआ। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल टाइगर का, क्योंकि इस चैप्टर का एक पार्ट है आपको प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें आपको शेर को बचाने के, जो बाघ होते हैं, जो लायन होते हैं, उनको बचाने की इसमें आपको बात की गई है। पहले के टाइम में इंडिया में थे आपको राजा महाराजा, और राजा महाराजा का जो था आपको फेवरेट खेल था, जो आपको खेलते थे, तो उनका फेवरेट खेल था शिकार करना, यानी जंगल में जाएंगे और अपनी बहादुरी दिखाने के लिए जानवरों को मारेंगे। तो उस समय जब आपको इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उसके पहले जो भी आपको राजा महाराजा इंडिया में रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, आपको बाघ को मारना शुरू कर दिया, टाइगर को क्या किया, हंटिंग करना शुरू कर दिया यहाँ पे अपनी वीरता दिखाने के लिए, है ना। उस समय आपको इंडिया में जो टाइगर थे आपको, या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करें यहाँ पे हम, तो लगभग आपको 55,000 टाइगर थे, 55,000 टाइगर थे, जिनका नंबर कम होके लगभग आपको 1800 के आसपास बस के रह गया। टाइगर्स का नंबर बहुत ज्यादा कम हुआ, यानी कोई भी ऐसा एनिमल जिनका नंबर पहले बहुत ज्यादा था और एक टाइम के बाद नंबर उनका कम हुआ और उनको अब नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम में हमारे वो अर्थ से आपको गायब हो जाएंगे, यानी एक्सिस्ट हो जाएंगे। तो वैसे एनिमल्स को हम बोलते हैं थ्रेटेंड एनिमल, है ना। वैसे ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ जानवरों का लिस्ट आपको जारी किया, जिसमें पहला हमारा टाइगर आता है, दूसरा वन हॉर्न राइनोसेरस, कश्मीरी स्टैग यानी कश्मीरी हिरन हो गया, इसमें 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, आपको एलिगेटर हो गया, और जो हमारे इंडिया का फेमस आपको यहाँ पे है घड़ियाल, है ना, तो वो आपको देखने को मिलेगा, एशियाटिक लायन हो गया और एक्सेट्रा। ये आपको लिस्ट जारी किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और फिर देखिएगा वही दिया है 1980 एंड 1986 several hundred butterflies, moth, beetle and one dragonfly added। 1980 और 86 में आपको कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं या फिर जो आपको होते हैं बटरफ्लाई होते हैं, उनके लिए एक्ट लेके आया गया और उनको भी सेव करने की बात की गई। और उसके लिए भी बनाया गया पार्क का एरिया बनाया गया। जैसे एक पार्क जो मैं देखा हूँ बोध गया के अंदर, बोध गया में आपको पार्क है, बटरफ्लाई पार्क, जहाँ पे आपको बहुत सारे फूल लगाए गए हैं। उस फूल से अट्रैक्ट होकर जो होते हैं आपको बटरफ्लाई, है ना, वो आपको आते हैं वहाँ पे, तितली आती है वहाँ पे और रहती है, अलग अलग स्पीसीज की जो होती है बटरफ्लाई, उनको देखने को मिलता है वहाँ पे। वैसे ही आपको इंडिया में अलग अलग जगह पे आपको उनके लिए बनाया गया, अलग अलग आपको नेशनल पार्क बनाया गया आपको बटरफ्लाई के लिए। और 1991 में फर्स्ट टाइम 6 प्लांट्स स्पीसीज को इसमें शामिल किया गया। पहली बार प्लांट्स के लिए जो एक्ट लेके आया गया है, वो कब लेके आया गया है, तो 1991 में। इसको आपको याद रखना है, 3 ईयर। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, और वो इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, जो आपके बुक में भी दिया होगा। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कब किया गया, याद रखना है 1973 में। 1973 में पहली बार आपको जो टाइगर होते हैं उनके लिए आपको इंडिया में एक्ट लेके आया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके थ्रू आपको टाइगर्स को आपको सेव किया जाएगा और उनके लिए अलग अलग इंडिया में टाइगर रिजर्व बनाए गए। अब चलिए, टाइगर रिजर्व को हमको अभी याद रखना है। जो बुक में आपको 6 दिए हैं, वो 6 का नाम आपको अभी याद रखना है डायरेक्शन वाइज, क्योंकि अगर जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़ने का मेन मोटिव यही होता है कि ज्योग्राफी समझ में तभी आएगा जब आप डायरेक्शन से किसी चीज को याद रखते हैं। जैसे इंडिया में 6 आपको टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व हम स्टार्ट कर रहे हैं ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और लास्ट में जाएंगे साउथ में जाएंगे। आपको नॉर्थ इंडिया में 5 टाइगर रिजर्व है और साउथ इंडिया में 1 है, जिनके बारे में आपको बुक में आपको बात की गई है यहाँ पे। सबसे पहले जो ईस्ट में हमारा जो पहला जो हमारा है आपको टाइगर रिजर्व, उसका नाम है मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आसाम में। मैंने उसके यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे है। पहला कहाँ पे है, आसाम में। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आसाम में। दूसरा टाइगर रिजर्व उसके जस्ट बगल में आएगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में हमारा है आपको सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क दूसरा कहाँ हो गया, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन नेशनल पार्क। तीसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। चौथा आपको आएंगे उत्तराखंड में। कहाँ पे आना है, उत्तराखंड में। वहां पे है कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। कार्बेट नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड में। पांचवा राजस्थान में। पांचवा कहाँ पे, राजस्थान में। नाम क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्या नाम है,
सरिस्का टाइगर रिजर्व। और छठा जो साउथ इंडिया में आता है, कहां पे, तो केरला में, और नाम क्या है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो केरला में। चलिए पहला कौन था, तो पहला था हमारा आसाम में, कौन सा, मानस टाइगर रिजर्व। दूसरा सुंदरवन नेशनल पार्क, कहां पे, तो वेस्ट बंगाल में। तीसरा मध्य प्रदेश में, कौन सा, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। चौथा उत्तराखंड में, क्या नाम है, कार्बेट नेशनल पार्क। पांचवा राजस्थान में, क्या नाम हुआ, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। और छठा साउथ इंडिया में, कहां पे, तो केरला में, नाम क्या है, तो नाम उसका है पेरियार टाइगर रिजर्व। क्या नाम हुआ, पेरियार टाइगर रिजर्व। ऐसे करके 6 टाइगर रिजर्व आपको इंडिया में आपको बनाए गए हैं, जिसका नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये जो भी चीज मैंने लिखा है यहाँ पे है, इसको आप लोग नोट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे है। और नोट्स फॉर्म में एग्जाम टाइम में यही नोट्स आपके लिए ज्यादा आपके लिए होगा, रामबाण होगा, है ना। उस समय इस को बस पढ़ के पूरा चैप्टर को आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पे है शॉर्ट टाइम रिवीजन करना अगर होगा, अगर आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर हमको देखना अगर है, तो ये पूरा आपको लिखना होगा। यहाँ पे लास्ट टाइम में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करके आप जितना भी इसमें लिखा गया है, टॉपिक लिखा गया है, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक ऐड करना चाहिए तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ये लिखा यहाँ पे है वो आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए हाफ एन आवर के अंदर, 30 मिनट के अंदर आप इसको इजीली आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे ये आई होप ये 6 जो आपको टाइगर रिजर्व है आपको याद हो गया होगा। पहला आसाम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, पांचवा राजस्थान, और छठा हमारा कहां पे, तो केरला में। याद रखिएगा ये 6 टाइगर रिजर्व इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं बेसिकली, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं। तो बेसिकली इंडिया में जो फॉरेस्ट है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला का नाम है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा का नाम है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और जो थर्ड हमारा आता है उसका नाम हमारा हो जाएगा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट ये हमारा हो गया नंबर 3 अनक्लास्ड फॉरेस्ट। चलिए क्या होता है रिजर्व फॉरेस्ट, देखिए इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट आपको हैं, मोर देन हाफ यानी 50% जो फॉरेस्ट आते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में आते हैं। और ये रिजर्व फॉरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको अंडर में आता है। यहाँ पे ये रिजर्व फॉरेस्ट किसके अंडर में आता है, गवर्नमेंट के आपको अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इस फॉरेस्ट के अंदर किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी पे आपको बैन किया गया है ना। ह्यूमन एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड इन दिस फॉरेस्ट। इसमें आपको किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी बैन है। लाइक अगर किसी के पास अगर जानवर है और वो चाहते हैं अपने जानवर को जंगल में लेके जाने के लिए, तो वो लेके नहीं जा सकते हैं। कहाँ पे, तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में। यहाँ पे यानी जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी होता है वो सब कुछ बैन कर दिया गया है। कहाँ पे, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में। यहाँ पे और ये फॉरेस्ट देखने को कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जम्मू एंड कश्मीर जो अभी के टाइम में हमारा यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में और एक्सेट्रा। 3 स्टेट का नाम काफी है एग्जाम पर्पस से। यहाँ पे तो 3 का नाम मैंने लिखा है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा रिजर्व फॉरेस्ट। सेकेंड नंबर आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 1/3 जितना भी फॉरेस्ट है उसका 1/3 जो फॉरेस्ट जो आता है वो किसके अंडर में आता है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के आपको अंडर में आता है। यहाँ पे है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी आपको हो सकता है यहाँ पे है, बट पेड़ नहीं काटना है। डिफॉरेस्टेशन को बैन किया गया है और एनिमल हंटिंग को बैन किया गया है। यहाँ पे है ऐसे जंगल में आप चाहते हैं जाने के लिए, जहां पे होगा आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वहां पे आप चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पे है, लेकिन किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी को यहाँ पे आपको बैन कर दिया गया है। यहाँ पे सॉरी जानवरों का आप हंटिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, और आपको पेड़ पौधे को आप यहाँ पे काट नहीं सकते। डिफॉरेस्टेशन का आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। कहाँ कहाँ, तो बिहार में, हरियाणा में और पंजाब में। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपको देखने को मिलेगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और तीसरा हमारा होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट ऑन्ड बाय कम्युनिटी, प्राइवेट और द गवर्नमेंट। यानी वैसे फॉरेस्ट जिसको आपको कम्युनिटी के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा, प्राइवेट पीपल के द्वारा या फिर दोनों
आपको प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट जब मिलकर किसी फॉरेस्ट को ऑपरेट करते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ है? तो ये फॉरेस्ट इंडिया में आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये फॉरेस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, यानी 7 सिस्टर में, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। तो वहां पे जो कम्युनिटी रहती है, जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनके द्वारा इस फॉरेस्ट को ऑपरेट किया जाता है। वहां पे है, इसमें भी आपको हंटिंग बैन है और पेड़ को नहीं काट सकते यहाँ पे, बट ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे आपको पूरा ओपन यहाँ पे है, क्योंकि जंगल में जो लोग रहते हैं ट्राइबल, वो उनके ही अंडर में, जो जंगल में वो रहते हैं, जो फॉरेस्ट का होता है प्रोडक्ट, उसका वो लोग यूज आपको करते हैं यहाँ पे है। ये 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है, पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब इसमें देखिएगा, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जब ये दोनों एक साथ में आते हैं, इनको बोलते हैं हम परमानेंट फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। और हमारा इंडिया का एक स्टेट है मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश के अंदर में 75% ऐसे फॉरेस्ट के एरिया आते हैं जो आपको आते हैं हमारे परमानेंट फॉरेस्ट के आपको अंडर में आते हैं। 75% ऐसे फॉरेस्ट हैं जो आपको आते हैं मध्य प्रदेश में, आपको देखने को मिलेंगे जो परमानेंट फॉरेस्ट के आपको अंडर में आते हैं। वैसे भी इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किसी अगर स्टेट में है तो वह स्टेट हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा यहाँ पे इसको, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब एक बात बताइएगा कि अगर जंगल में अगर आग लगती है, फॉरेस्ट में अगर आग लगेगी, तो गवर्नमेंट बाद में पहुंचता है। पहले कौन पहुंचते हैं? जो जंगल के आपको साइड में जो होते हैं, गांव होते हैं, वहां के लोग पहुंचते हैं और वो जंगल में आग को बुझाने का आपको काम करते हैं। वैसे ही जंगल में अगर कुछ भी अगर इलीगल वर्क हो रहा है, जैसे पेड़ को काटना, हाथी को मार देना, उसके जो हाथी का आगे जो होता है वो दांत होता है उसको काटने के लिए, है ना, ऐसा कुछ भी अगर हंटिंग होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो आपको उसका न्यूज देते हैं वो लोग कौन होते हैं? तो हमारे कम्युनिटी के लोग होते हैं यहाँ पे, है ना। बहुत तेज आंधी आया, कोई पेड़ गिर गया, है ना, पेड़ गिरने के बाद उस पेड़ गिरने का जो होता है खबर होता है, जो उसका न्यूज होता है, वो देने का काम यही कमेटी के लोग करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यहाँ पे, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, जो पेड़ गिरा उसको हटा के फिर वहां पे नया आपको प्लांटिंग कर सके पेड़ को यहाँ पे, है ना। तो उसी में कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैसे ये कम्युनिटी आपको कंजर्वेशन का भी काम कर रही है, और कभी कभी ये कमेटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर आपको हमारे नेचर को सेव करने का भी काम करती है यहाँ पे। तो इसमें दिया पहला पॉइंट, इन सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पे है? याद है ना, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पे है? राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में। विलेजर्स फॉर अगेंस्ट माइनिंग, यानी जो यहाँ पे जो होते हैं विलेजर्स, जब वो वहां पे जब गवर्नमेंट का आता है, माइनिंग प्रोजेक्ट आता है ना जंगल के अंदर, तो वहां के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इसके अगेंस्ट में आके अपना मूवमेंट करते हैं ताकि माइनिंग को रोका जा सके वहां पे। अगर माइनिंग होगा तो बहुत ज्यादा नंबर में आपको पेड़ को हमको काटने पड़ेंगे यहाँ पे। इस चीज को बचाने के लिए आपको यहाँ पे, है ना, आपको वहां के लोगों ने क्या किया? मूवमेंट किया और माइनिंग एक्टिविटी को रोक दिया गया, पहला। सेकेंड क्या दिया है? द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजर्स इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 विलेजर्स ने मिलकर, मतलब 5 गांव वालों ने मिलकर 1200 एकड़ जमीन को दान कर दिया फॉरेस्ट के लिए। और जो जमीन दान किया फॉरेस्ट के लिए उसको बोला गया भैरव देव डाकौ सेंचुरी। भैरव देव डाकौ सेंचुरी। अब चूंकि ये 5 गांव ने जमीन दान किया फॉरेस्ट के लिए, तो यहाँ पर रूल्स भी किसका चलेगा? जिसका जमीन उसका रूल। यही 5 गांव के लोग यहाँ पे आपको ऑपरेट करते हैं और हंटिंग को या फिर आपको डिफॉरेस्टेशन को बैन किए यहाँ पे हुए हैं, है ना। ये काम गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? जो वहां के 5 विलेजर्स हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो उसको सेव करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। द फेमस चिपको मूवमेंट, इसके बारे में आप जानते हैं। चिपको मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले इंडिया में कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। और इसको स्टार्ट किया गया पहले आपको उत्तराखंड में, ना, जब वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वहां पे पेड़ को काटने के लिए, ताकि जंगल के बीच से आपको रोड निकाला जा सके, इंडस्ट्री लगाया जा सके, तो वहां के जो विलेजर्स होते हैं उन्होंने क्या किया? पेड़ को हक कर लिया। पेड़ को अपना पहले बनाया ह्यूमन चेन, हैंड से हैंड को जोड़ा और पूरा पेड़ को जाकर उन्होंने ढक लिया कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमारा गर्दन काटो फिर पेड़ काटो। यहाँ इसी को बोला गया चिपको मूवमेंट, पेड़ से जाकर चिपक जाना, है ना।
तो ये आपको स्टार्ट किया गया उत्तराखंड में, आपको बेसिकली हिमालय जोन में यहाँ पे, जिससे आपको क्या किया जाएगा, आपको पेड़ को कटने से रोका जाएगा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बाबू देखने को मिलता है। चिपको मूवमेंट हमारा ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ये हमारा वीवीआई है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चिपको मूवमेंट कहाँ पे, तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है यहाँ पे, है ना। और इसको स्टार्ट किसने किया, तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा ने, जहाँ पे लोगों ने क्या किया, ह्यूमन चेन फॉर्म किया और पेड़ से जाकर चिपक गए, जिससे आपको पेड़ को काटने से आपको रोका जा सके यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट आता है द बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी। टेहरी भी आपको आता है, उत्तराखंड का ही पार्ट यहाँ पे है। और नवदन्या have shown that adequate level of crop production without the use of synthetic chemical। और यहाँ पे अभी के टाइम में हमारे इंडिया में जब से आपको आया है द ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, तो उसमें खेती करने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। और केमिकल फर्टिलाइजर से हमको कुछ बेनिफिट तो हुआ, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन जब जंप किया तो फूड का डिमांड भी बढ़ेगा, और जब फूड का डिमांड बढ़ेगा तो हमको अपना प्रोडक्शन भी आपको इंक्रीज करना होगा यहाँ पे। तो इस चीज के लिए आपको गवर्नमेंट ने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना स्टार्ट किया। बट जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जो उत्तराखंड के लोग थे उस समय, उन्होंने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर के अगेंस्ट में बात बोला यहाँ पे कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर से खेती करने का आपको लैंड को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जो सॉइल है उसको नुकसान यहाँ पे हो रहा है। इसके लिए लेके आया गया बीज बचाओ आंदोलन, लेके आया गया। और अभी के टाइम में एक इंडिया का ऐसा स्टेट है जो अभी के टाइम में बिल्कुल केमिकल्स का यूज नहीं करता है, और वो स्टेट का नाम है सिक्किम। क्या नाम हो गया, सिक्किम। और सिक्किम आपको कंप्लीट, आपको एक ऐसा स्टेट है जो टोटली डिपेंड है कंपोस्ट पे, यानी जो आपको नेचुरल खाद होता है उसके ऊपर डिपेंड यहाँ पे है। पूरे हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ पे मात्र एक ही जगह है, वो सिक्किम, जहां पे आपको खेती आपको बिना केमिकल्स की होती है यहाँ पे है। यानी 100% ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मात्र एक वो जगह है हमारा सिक्किम, जहां पे आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने को आपको मिलती है यहाँ पे है। तो वो आपको याद रखना है यहाँ पे है ना। इसके बाद आपको लेके आया गया इंडिया में JFM। JFM मतलब होता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लेके आया गया, जिसमें आपको गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी दोनों मिलकर जंगल को सेव करेंगे यहाँ पे, है ना। अगर पेड़ अगर कोई गिर गया जंगल में तो उसका इंफॉर्मेशन देना है यहाँ पे। किसी भी तरह का अगर इलीगल ट्रेड हो रहा है जंगल के अंदर अगर, तो उसको रोकना, है ना। ये सब काम दिया गया, कम्युनिटी को दिया गया। और इस काम के बदले जो कम्युनिटी होगी उसको क्या मिलेगा, तो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट, यानी लकड़ी के अलावा, टिम्बर मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी के अलावा जो फॉरेस्ट के होते हैं प्रोडक्ट, लाइक कोई अगर हर्ब्स हो गया, हर्ब्स का मतलब कोई औषधि हो गई जंगल की, है ना, उसका वो लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे है। अगर कहीं अगर हनी कॉम्ब है, अगर मधुमक्खी का छत्ता अगर है, तो वहां से मधु आपको जो शहद होगा उसको निकाल कर बेच सकते हैं यहाँ पे है। जो जंगल में जो आपको गिरे होते हैं, पत्ते गिरे होते हैं, उस पत्तों को चुन सकते हैं खाना बनाने के लिए आप यहाँ पे। तो ये सब बस उनको मिलेगा, और इसके बदले उनको गवर्नमेंट का हेल्प करना पड़ेगा जंगल को बचाने के लिए यहाँ पे। वो JFM प्रोग्राम आपको आता है यहाँ पे है। और लास्ट पे हमारा दिया है फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ। अब इसमें एक टॉपिक दिया होगा लास्ट पे आपके बुक में, सैक्रेड ग्रुप्स के नाम से, सैक्रेड ग्रुप्स के नाम से, जिसमें आपको कुछ ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जो पेड़ पौधों को भगवान मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में देखिएगा तो तुलसी माता को आपको हम लोग क्या मानते हैं, माँ मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि तुलसी के पौधे से जो पत्ते होते हैं उससे बहुत सारे आपको इलाज, आपको मतलब जो होती है बीमारियां, उसका इलाज करना पॉसिबल है। वैसे ही होता है, पीपल का पेड़ होता है, बनियान ट्री हो गया यहाँ पे, है ना। तो लोग क्या करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं ताकि उस पेड़ को कटने से रोका जा सके। यहाँ पेड़ की पूजा करने का मेन मोटिव यही होता है कि अगर हम किसी चीज में अगर हम क्या करें, अगर अपनी आस्था को जोड़ दें यहाँ पे, अगर हम जो हमारे अंदर जो आस्था है, जिसको हम पूजा करते हैं, उसको हम कभी आपको काटेंगे नहीं, और काटने से उसको हम लोग आपको रोकेंगे भी यहाँ पे। इसलिए लोगों ने क्या किया, पेड़ को पूजा करना शुरू कर दिया। उसमें आता है आपको पीपल हो गया, बनियान ट्री हो गया, आम हो गया। अक्सर देखिएगा शादी ब्याह में, चाहे आपको किसी भी शुभ काम में पेड़ आम के जो होते हैं पत्ते, उसका बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे है। तो ऐसे क्या किया गया, आपको जो भी आपको पेड़ पौधे हैं, लोगों ने उनका पूजा करना शुरू कर दिया। और कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, लाइक आपको हो गया, आपको गाय हो गया, क्योंकि गाय से मिलता है दूध, मिलता है।
गाय से मिलता है गोबर, जिससे आपको कंपोस्ट खाद बनता है यहाँ पे है। तो लोगों ने क्या किया, पूजा करना शुरू कर दिया यहाँ पे। वैसे ही आपको बिश्नोई समाज, नाम जानते होंगे, लॉरेंस बिश्नोई, है ना, एक बहुत फेमस आपको इंडिया का आपको वो गैंगस्टर है यहाँ पे, है ना। सलमान खान ने 1999 में 1999 में क्या किया, एक आपको ब्लैक डियर को मार दिया, काला हिरण को मार दिया, जिसको बोलते हैं चिंकारा। काला हिरण को मारने के बाद वही काला हिरण की आपको पूजा करते हैं कौन, बिश्नोई समाज के लोग। जैसे मारा तो वही आपको आए लॉरेंस बिश्नोई, जो सलमान खान को मारने के लिए पूरा उतावला हो गया। खैर सलमान खान को जो उन्होंने गलती किया उसके लिए उनको जेल हुआ यहाँ पे, लेकिन उस समाज के अकॉर्डिंग जिसकी हम पूजा करते हैं, तुमने उसको मारा है इसलिए हम तुमको मारेंगे। फिलहाल अभी के टाइम में आपको जो आपको है बिश्नोई आपको वो अभी गुजरात के जेल में अभी के टाइम में वो बंद यहाँ पे है ना। तो ऐसे ही आपको जानवरों को और पेड़ पौधों को लोगों ने क्या किया, पूजा करना शुरू किया, अपने आस्था से जोड़ लिया, जिससे आपको उनको बचाया जा सके। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर में मैंने उसको इस बोर्ड पे आपको लिखा यहाँ पे है, और मैंने उसको एक्सप्लेन भी आपको कर दिया यहाँ पे, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट अगर इसमें रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, जो भी डाउट्स होंगे उनको आप भेज दीजिएगा, मैं आऊंगा और आपको डाउट्स को पूरा सॉल्व करूंगा यहाँ पे। अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो जरूर शेयर करें यहाँ पे, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और शेयर करने के बाद जब आपके फ्रेंड्स भी जब इस चीज को जब आपको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ लेंगे यहाँ पे, तो डिबेट करने में आसानी रहेगी, क्वेश्चंस डील करने में आसानी होती है। और अगर डिबेट करते हैं, अलग अलग अगर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग करते हैं, अगर सोच पाते हैं यहाँ पे है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस डील होंगे, और ये सब आपको कहाँ हेल्प करेंगे, तो बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पे, है ना। तो बोर्ड पर्पस से इसको क्या करना, आपको लिख लेना यहाँ पे है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा यहाँ पे, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मेरा आपको आए, मेरा नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे टाइम टाइम। अब इस चीज को आपको लिखना भी है, मैं अभी यहाँ से घर जाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर वीडियो पॉज कर लीजिएगा, और इस पूरे नोट्स को आप लोग लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।